इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से पार्ट सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल की बेसिक्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्स के ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल्स के कितने ऑर्गेनल्स होते हैं। मेनली सेल्स के ये ऑर्गेनल्स हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोइड, गोल्गी एपर्चर्स। अब इनमें से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिनके उनके सब टाइप्स हैं, जैसे न्यूक्लियस के हो गए, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम। ठीक है। अब प्लास्टिड्स की बात देखें तो यहाँ पे प्लास्टिड्स के भी 3 टाइप होते हैं जनरली: लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और भी टाइप्स होते हैं लेकिन उन्हें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये तो सभी मतलब प्लांट सेल सभी में रहेंगे। अब इनमें प्लांट्स और सेल में जो कॉमन है सिर्फ वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि बाकी ऑर्गेनल्स कुछ प्लांट्स में होंगे कुछ प्लांट्स में नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कॉमन क्या है सब में, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपर्चर्स, साथ पे ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पास लिखा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 टाइप्स होते हैं: स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनल्स कौन से हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनल्स जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं वो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनल्स हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल और बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है ना। यहाँ पे एडजेसेंट सेल वॉल है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि सिर्फ एनिमल्स में कौन सी पाई जाती हैं। सिर्फ एनिमल्स में कौन सी पाई जाती है? माइक्रोबिलाई या माइक्रोबिली। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक छोटे से बॉक्स में इसमें नजर डालते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? राइबोसोम्स। सेकेंड, सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट शेप या साइज में है कौन सा? न्यूक्लियस। ठीक है ना। स्ट्रक्चर में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है? प्लांट्स में कौन सा है? प्लास्टिड्स। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल्स में कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस ऑफ कोर्स दैट इज सेल वॉल। सो ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, पहली चीज़। ठीक है ना। और इसकी डिफिनेशन क्या है कि ये एक रिजिड होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। प्लांट सेल में बैक्टीरिया के या फिर फंगी की। ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या है। ये देखिए ये ब्लैक रे जो है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। और ये जो ब्लू यहाँ पे है ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है। यहाँ से आपको डायग्राम से साफ पता चल रहा हो कि यहाँ पे सेल वॉल क्या है। और यहाँ पे उसका और भी मतलब मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम आप लोग के लिए रखे हैं, आप लोग इससे बेटर समझ सकते हैं। अगला है हम लोग का फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब देखिए हमने सेल वॉल देखा, सेल वॉल डायग्राम देखा। अब देखते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या है। ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट द सेल। ये तो आउटर मेम्ब्रेन है तो ये इसका प्रोटेक्ट करने का काम होगा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था। ठीक है। दूसरा ये है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा। थर्ड, ये भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेमी परमेबल है। मतलब किसे क्या मतलब कौन सा मटेरियल को अंदर जाना चाहिए, कौन सा मटेरियल को आउटसाइड रहना चाहिए, या कौन सा मटेरियल सेल के लिए टॉक्सिक है और कौन सा नहीं है, तो वो सब इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल के जो फीचर्स है वो फीचर्स क्या है। तो इसमें सेल वॉल्स के जो फीचर है वो ये है कि ये पहले तो ये सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है ना। दूसरा, ये हमें एक डिफाइंड शेप, साइज और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, किसको, सेल को। ठीक है, तो यहाँ से सेल वॉल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, ये सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है तो कहाँ से मिलती है, ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया से। दूसरी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल की रेस्पायरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, वो नोज से मतलब ब्रीथ करती है और लंग्स में उस लंग्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पायरेशन के लिए। वैसे ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही स्पेशल रोल होता है रेस्पायरेशन के लिए। तीसरी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। एटीपी हमारे बॉडी के किसी भी एक्टिविटीज़ या फिर सेल के एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फुल फॉर्म होता है एडोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग अगला बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा राइबोसोम्स। ओके, सो राइबोसोम्स आर tiny organelles that contain RNA and specific within the cytoplasm. They play an important role in the synthesis of proteins. This is due to the mRNA and amino acids. देखिए अब राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स जो है वो एक छोटे ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पे, जो कि RNA कंटेन करते हैं, मतलब ठीक है ना, RNA कंटेन करते हैं, जो कि साथ पे किसके साथ होते हैं, साइटोप्लाज्म के। ओके, अब ये एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस पे, ठीक है ना। और ये होता है इसलिए, प्रोटीन्स का सिंथेसिस राइबोसोम्स में इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं mRNA और अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आप बाद में केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स ये है, ये सेल है, ठीक है ना, और ये है राइबोसोम्स। ये जो आप डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये सब है राइबोसोम्स। ओके, और ये यहाँ पे ये देखिए यूकैरियोट्स में जो होता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में है, तो वहाँ पे ये जो राइबोसोम्स होता है वो 30S का होता है और 50S का होता है। टोटल जो राइबोसोम्स होता है, ये टोटल राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है, तो वो 70S राइबोसोम्स का होता है। ये आप हायर क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से पढ़ेंगे और डिटेल में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग के नाम से भी जो जाने जाते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, सो ये एक एंजाइम्स होते हैं, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे इन नेचर में होते हैं, जो एसिडिक नेचर में होते हैं, ठीक है ना, जो कि होते हैं हाइड्रोलेस एंजाइम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स या जैसे लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया इन द सेल के अंदर, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। अब लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे दिखने वाले या फिर किसी अनजान सेल या फिर जो एक्सटर्नल सेल होते हैं उन्हें वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्हें सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम्स का फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले ये इनका फंक्शन ये होता है कि डिफेंस में काम, मतलब हमारे सेल के डिफेंस के लिए काम करते हैं। दूसरा डाइजेशन और क्लीनिंग, मेटामॉर्फोसिस। अब ये सब मैंने जो अभी बोला ये सब क्या है, एक्चुअली में डिफेंस मतलब है यहाँ पे जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं
वो हमारे सेल के फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और बॉडी को यानी सेल की बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मतलब डाइजेस्ट कर जाते हैं सेल को, तो ये उसी तरह है, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स में ये बहुत हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लीनिंग। ये जो हमारे डेड सेल्स हो गए, ठीक है ना, जो कोई सेल डेड सेल हो गया, उनको हमारे सेल के अंदर जो डेड सेल हो गया उन्हें ये ईट करने में, मतलब जैसे कुछ सेल के अंदर है वो डेड हो चुका है, उसे ये डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। इससे क्या होते हैं, हमारे सेल के वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं, ठीक है ना। अगला है मेटामॉर्फोसिस। इनका क्या काम होता है? मेटामॉर्फोसिस का, लाइसोसोम का मेटामॉर्फोसिस में क्या काम होता है? एक्चुअली में जब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं तो लाइसोसोम्स उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ पे जब वो उनके एक मैच्योरिटी आ जाती है तो उसी पे लाइसोसोम्स हेल्प करता है, मैच्योरिटी के लिए उनकी हेल्प करता है। ओके, उनके जो उनके मैच्योर होने के लिए जो मटेरियल होता है उस पर लाइसोसोम्स उनकी हेल्प करता है, उन्हें वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स की क्या फंक्शंस होते हैं? तो एक्चुअली में राइबोसोम्स के फंक्शंस होते हैं कि वो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करते हैं। किसके सिंथेसिस में मदद करते हैं? प्रोटीन्स की। याद रखिए, एटीपी का सिंथेसिस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करता है हमारे सेल के अंदर? राइबोसोम्स, ठीक है। सो राइबोसोम्स यहाँ पे राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का हम लोग का वैक्यूल्स। ओके, सो अब ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? पहली चीज़, वैक्यूल्स जो है तो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जो कि टोटली फ्लूइड से फिल्ड होती है। और यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात ये है कि ये नॉन कंटेन, मतलब ये साइटोप्लाज्म को कंटेन नहीं करते हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। जैसे मतलब बाकी जो है तो सब साइटोप्लाज्म में क्या कहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, लेकिन इनके आसपास साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ओके, आगे जो ये वैक्यूल्स हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सैप वैक्यूल्स, दूसरा है फूड वैक्यूल्स, ठीक है ना, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, एंड द थर्ड इज कॉन्सेंट्राइल वैक्यूल्स। दिस इज ओके। सो ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर। अब वैक्यूल हेल्प किस में करता है? वैक्यूल जो है वो हेल्पफुल है हमारे रिमूविंग वेस्ट करने के लिए, मतलब सेल के जो वेस्ट है उनको बाहर निकालने में वैक्यूल हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद सेल को ये प्रोटेक्ट करता है किससे? टॉक्सिक होने से, मतलब जहरीले पदार्थ से ही बचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपर्चर्स, ठीक है ना। तो गोल्गी एपर्चर्स क्या है? गोल्गी एपर्चर्स एक सेल ऑर्गेनेल, पहली चीज़, ठीक है ना, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, मतलब ये देख रहे हैं ना आप इस तरह, इसमें फोल्डिंग्स है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ट्यूबल्स भी हैं, वेसल्स हैं, ये देखिए ये इसमें वेसल्स हैं, ठीक है, और ये जो ये चीज़ है ये क्रिस्टनाई है। ओके, सो ये गोल्गी एपर्चर्स है और ये सबसे ज़्यादा यूकैरियोट्स में पाया जाता है, सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन मैमेलियन जो कि आरबीसीज होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप के शुगर होते हैं वो गोल्गी एपर्चर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना, गोल्गी एपर्चर्स ही बनाते हैं। अब जो गोल्गी एपर्चर्स है वो थोड़ा सिंगल, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में प्लांट्स से ज़्यादा, मतलब जो गोल्गी एपर्चर्स होता है वो प्लांट्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में। ओके, प्लांट्स में
ये एक सब यूनिट मतलब बनाता है अपनी, जिसको कहते हैं डिक्टोसोम्स। क्या कहते हैं? डिक्टोसोम्स। अब बात करें गोल्गी एपर्चर्स के फंक्शंस की, तो ये क्या करता है कि जब हम सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल्स एंड सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है ना। सो ये सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम करती है, साथ ही उसे बनाने का में ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़, ये जो लाइजोसोम्स, हमने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बात की थी लाइजोसोम्स की, जो कि सुसाइडल बैग्स भी होते हैं, तो वो यहीं गोल्गी एपर्चर्स पे ही बनते हैं। एक मिनट, ये जो लाइजोसोम्स हैं ये इन्हीं गोल्गी एपर्चर्स में बनते हैं। तीसरी चीज़, जो ये मेजर फंक्शंस है गोल्गी एपर्चर का, वो ये है कि ये क्या कहते हैं, बहुत सी ग्लैंड्स मतलब बहुत सारे एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं, या फिर जैसे ग्लैंड्स में हो गया, और जो कि मतलब उनका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या उनसे लेके ग्लैंड के अंदर, सेल के अंदर करना है या सेल के बाहर करना है, उनका स्टोरेज या फिर उनका सिक्रेशन। जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के आउटसाइड स्वेट को एक्सक्रीट करते हैं, उनका सिक्रेशन करते हैं। तो वैसे ही गोल्गी एपर्चर सेल के अंदर, ठीक है, उनका सिक्रेशन करता है, आउटसाइड या फिर इनसाइड ऑफ द सेल। ओके, उसके बाद इसका अगला फंक्शन है कि जो सेल वॉल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट सेलुलोज, वो सब गोल्गी एपर्चर्स बनाते हैं, ठीक है ना। जो सेल वॉल होती है उसके जितने भी फंक्शन मतलब जितने भी सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं वो गोल्गी एपर्चर्स के थ्रू बनाए जाते हैं एक्सेप्ट सेलुलोज। ओके, सो अवर हाँ, एक लास्ट फंक्शन भी है इसका, जो कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स और स्पेशल शुगर्स होते हैं लाइक ग्लैक्टोकोज, ठीक है ना, ग्लैक्टोकोज, वो भी गोल्गी एपर्चर्स से बनाता है। ओके, सो अब अगला है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, इसके बारे में बस थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो एक राजा रहता है, जो कि मतलब राजा की तरह रहता है पूरे सेल में, जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साथ ही ये सेल का हेरिडिटी पॉइंट भी होता है, मतलब जितने भी कोई भी इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स हो गए सब इसी के अंदर होते हैं, डीएनए भी हमारा इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेल को क्या करना होता है, एक्चुअली में न्यूक्लियस ही ऑर्डर करता है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है तो बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियस है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस पे, राइबोसोम्स के प्रोडक्शन में। वही राइबोसोम्स जो हमने थोड़ी देर अभी पहले बात की थी, ठीक है ना, ये वाले राइबोसोम्स, एक मिनट, टेस्ट राइबोसोम्स। ओके, सो ये न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं राइबोसोम्स, न्यूक्लियस के पास में। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर साइटोस्केलेटन। ओके, सो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन जो होता है ये साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है और माइक्रोफिलामेंट से, जो कि सेल के शेप में मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये इसका स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का। ओके, ये देखिए, मैं इसे वापस से जूम आउट कर देती हूँ। ओके, ये जूम आउट हो गया है फिर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स है एंड वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। अब प्लास्टिस जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लिक्योप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना।
तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्लोरोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट बहुत मतलब जो रेडिश ब्राउनिश कलर देता है ना, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये ग्रीन कलर इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये नॉन ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है ना, बट कलर पिगमेंट है। एक्सेप्ट ये मतलब इस पर सभी कलर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ठीक है ना। रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा जितने जो हम लोग फ्लावर देखते हैं प्रीटी येलो कलर में, रेडिश कलर में, पिंक कलर में, ब्लू कलर में, वो होता है क्रोमोप्लास्ट के लिए। तो हमें मतलब इतने प्रीटी फ्लावर्स देखने के लिए क्रोमोप्लास्ट का थैंक्स कहना चाहिए। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये हमारे मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है एक्चुअली में। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखिए ये यहाँ पे यहाँ से देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसे हम लोग किचन ऑफ दिस सेल भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, दिस क्लोरोप्लास्ट, इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्रीन कलर प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। किसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। अब वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में और उनके जो स्टेम होती है उसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये क्लोरोफिल जो है मतलब सन की रेस को ट्रैप करके उनको सोलर एनर्जी को ट्रैप करके मतलब उनको फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो नॉन कलर है ना, ये चीज़ जैसे ये बाकी यहाँ पे सब चीज़ देखिए ग्रीन 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 है, ठीक है ना, ये नहीं है तो ये स्टार्च ग्रैन्यूल है। ओके, और यहाँ पे जितने भी ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे सब देखिए इनके पास है। यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो आप स्ट्रोमा देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पे कलर, लेकिन रियल में ये कलर लेस होता है, ठीक है ना। और ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप का होता है, ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेनस टाइप का आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ग्रेना है। ओके, ग्रेनम, ये यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ग्रेना, सिंगुलर फॉर्म जो है इसका, तो ये ग्रेनम, जैसे ये यहाँ पे दिखाया शो किया है ना यहाँ पे, ये ग्रेनम है। ओके, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सो इसे आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे ये थाइलोकाइड्स हो गया और ये न्यूक्लियाइड रीजन हो गया, यहाँ पे जनरल थाइलोकाइड्स हो गया, स्टोमल थाइलोकाइड्स हो गया। ओके, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप हो गया। तो इस तरह ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी मैंने इस डायग्राम में आप लोग को थाइलोकाइड्स बताया था, ठीक है ना। तो थाइलोकाइड्स जो है तो वो वही एक पिगमेंट कंटेंट करते हैं जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप होती है, ठीक है ना। थाइलोकाइड्स किस पे टेक पार्ट करते हैं, पार्ट किस पे करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में, ठीक है ना। अब जो ये स्ट्रोमा है वो एक एंजाइम्स करता है कि जब डार्क में होता है तब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो उसके लिए वो है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, जिससे ये क्या कहते हैं, डार्क में जब बहुत ज़्यादा डार्क होता है तब भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यही तीनों चीज़ बाद में मिलके बनते हैं सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात की थी, उसी तरह ये अपना डुप्लीकेट अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। कहाँ बनाते हैं ये तीनों मिलके, ये यहाँ पे जो ये डीएनए है आपका, ठीक है ना, डीएनए हो गया, इधर आरएनए हो गया, राइबोसोम्स इस थाइलोकाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही सेमी ऑटोनॉमस बनाते हैं जिसके अंदर, जिसकी वजह से वो खुद का अपना प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रिओल्स की, ठीक है। सेंट्रिओल्स का सबसे बड़ा काम होता है, ये देखिए स्ट्रक्चर है सेंट्रिओल्स का। सेंट्रिओल्स का सबसे बड़ा काम होता है कि वो क्रोमोसोम्स को सेपरेटिंग करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़
उन्हें मूवेबल बनाते हैं। कब बनाते हैं? सेल डिवीजन के वक्त। कब बनाते हैं? सेल डिवीजन के वक्त उन्हें मूवेबल बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्मूथ और रफ। दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, आपकी बुक में और भी अच्छा बना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मेजर फंक्शंस क्या है। इसका मेजर फंक्शन है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। मतलब प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, फिर उन्हें मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना और उन्हें बनाना, ठीक है ना। यही मेजर फंक्शंस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, नॉट स्पेसिफिक स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए हमने यहाँ पे बात की कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में है क्या। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है और उसमें मतलब बहुत सारे फ्लैट सैक होते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना कैसे एकदम मल्टीपल ट्यूबल्स है, इसके बहुत सारे वेसिकल्स हैं और इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स है इसमें, ठीक है ना। और ये जो है तो ये बाहर के मतलब ये जो कनेक्टेड होता है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और साथ ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है और साथ ही किससे कनेक्टेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो इन स्मूथ और रफ इन दोनों की अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का। तो हमारे जो ये जो पार्ट्स हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनमें से अब लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? एक्चुअली में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना। और जो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड्स का। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन्स का। ओके, अब इनका जो नेक्स्ट काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये होता है कि वो दोनों इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट पे ये हेल्प करता है। साथ ही ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब किसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म को। किसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म को। ओके, सो नेक्स्ट है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत सारे मतलब सेल्स की केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही नेसेसरी है। एक बार हम लोग स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्मूथ में जो होते हैं राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये बाहर वाली जो करी है ये स्मूथ है, ठीक है ना। एक मिनट, ये देखिए इसमें राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट है, जबकि ये यहाँ पे देखिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो इससे हमें ये पता चलता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, जबकि स्मूथ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके बीच में अगला डिफरेंस आता है कि ये सिर्फ लिपिड्स और सेस्ट्रॉयल्स का सिंथेसिस करता है, जबकि ये सिर्फ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। उसके बाद इनमें जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें फ्लैट सैक्स लाइक या फिर क्रिस्टियन लाइक से फॉर्म होते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ऐसे
यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो ये पूरा मुड़ा हुआ होता है, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें स्मूथ में ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये जो फ्लैट सैक लाइक और ये फोल्डिंग साइड के जो है, तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख रहे हैं आप होंगे कि ये जो फ्लैट सैक है उस पर कुछ डॉट डॉट बने, वो क्या चीज़ है? एक्चुअली में ये राइबोसोम्स हैं, और ये इनकी फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टेने, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए अटैच होता है, ये पूरा न्यूक्लियस का मैंने आप लोग का स्ट्रक्चर पिछले दिखाया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियस का आउटर लेयर है, देखिए कैसे अटैच्ड है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कैसे अटैच्ड है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पोर हो गया आपका, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, या फिर न्यूक्लियर जो आपका सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे कैसे कवर है। सो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से अब हम सब देख रहे हैं कि कैसे स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि रफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनका फंक्शंस हमने देख लिया, किसका फंक्शंस मेनली क्या होता है। प्रोसेसिंग में मतलब लिपिड्स और ट्रांसपोर्ट करने के, मतलब हर तरीके से ये लिपिड्स और प्रोटीन का ही वो करता है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इसमें से कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। एक चीज़ आपको बता दूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये मोस्ट नेसेसरी है। इसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये तीन चीज़ जो हो हर सेल में प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट सेल में, ईकैरियोट सेल में, प्लांट सेल में, या फिर एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में, किसी भी सेल में ये तीन चीज़ हमेशा प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो सब तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोइड, गोल्गी एपर्चर्स, ठीक है ना। अब इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपर्चर्स, ठीक है ना। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये सेल वॉल तो है ही, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जितना हमने अभी तक जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरी चीज़ रेस्पिरेशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हमारे लिए एटीपी, मतलब हमारे सेल्स में ये एटीपी सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये क्रेब्स साइकिल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इसमें क्रेब्स साइकिल्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल देखिए यहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स इस तरह होती है, ये पूरी क्रेब्स साइकिल होती है जो कि साइटोप्लाज्म में और क्या कहते हैं इसमें होती है। तो ये देखिए ये पूरी इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। कब होता है क्रेब्स साइकिल में इसका इम्पोर्टेंट रोल? एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा
एटीपी का मतलब सिंथेसिस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखिए आप लोग कि एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ से हमारे सभी कॉन्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स के होते हैं कंप्लीट। आपको अगर सेल की बेसिक्स यूनिट्स के बारे में जानना है, सेल की डिस्कवरी के बारे में जानना है, तो मेरा पहला वीडियो देखिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 है वहाँ पे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल बटन के आइकन को ज़रूर दबाएं।